आज का टॉपिक होगा हमारा सिंथेटिक थियरी। इसके जस्ट पहले मैंने आपको म्यूटेशन थियरी पढ़ाया था, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशली सिंथेटिक थियरी पे। ओके, तो बेटा साइंटिस्ट थे डॉन जेंस्की, ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इनकी जो बुक का नाम था स्पेशली जेनेटिक्स एंड origin of genetics and origin of species, ये इनके बुक का नाम था स्पेशली। इसी बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा, he provided initial basis of synthetic theory। तो जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जो ये डॉन जेंस्की सर थे, ठीक है, इन्होंने सिंथेटिक थियरी का बेस दिया था। मतलब इन्होंने इसके बारे में एक शुरुआत दी थी, इसके बारे में इन्होंने सबसे पहली बार स्पेशली बताया था। मॉडर्न सिंथेटिक थियरी डिस्क्राइब्ड बाय हैक्सले, मॉडर्न सिंथेटिक थियरी, ओके। ये बेटा किसने दिया था? हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने जो है मॉडर्न सिंथेटिक थियरी स्पेशली दिया था, ठीक है। कुछ वर्कर्स और भी आते हैं, सम अदर वर्कर्स, स्पेशली कुछ और भी वर्कर्स हैं, सम अदर वर्कर्स, जिन्होंने क्या किया, हेल्प्स इन सिंथेटिक थियरी में अपना रोल दिया था, ठीक है। सबसे पहला नाम तो आपने जान लिया कि स्पेशली डॉन जेंस्की है, ठीक है ना। डॉन जेंस्की के अलावा फिशर, ठीक है ना। डॉन जेंस्की के अलावा क्या है, फिशर है, ठीक है ना। सीवॉल राइट सर है, सीवॉल राइट सर है। इसके अलावा हेल्डेन भी, समझिएगा जरा, हेल्डेन सर भी जो है स्पेशली, और भी कई सारे साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है। तो ये जो सिंथेटिक थियरी है, इसमें डॉन जेंस्की, फिशर, सीवॉल राइट, हेल्डेन, ठीक है, और स्पेशली हक्सले सर, इन सभी लोगों का एक बहुत बड़ा रोल था। तो बेटा अभी हम लोग पढ़ेंगे 5 बेसिक फैक्टर ऑफ सिंथेटिक थियरी, ठीक है। अब हम लोग सिंथेटिक थियरी के 5 बेसिक फैक्टर्स स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला फैक्टर है आपका म्यूटेशन। पहला फैक्टर क्या है बेटा, म्यूटेशन। दूसरा है आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। प्लस तीसरा आपका स्पेशली फैक्टर है क्रोमोसोमल एब्रेशन, ठीक, क्रोमोसोमल एब्रेशन, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो आपने फैक्टर लिख रखे हैं, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, और क्रोमोसोमल एब्रेशन, ये स्पेशली जो तीनों फैक्टर्स हैं बेटा, ठीक है, ये सब के सब क्या प्रोवाइड करते हैं, ये स्पेशली जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, यानी जीवों के अंदर जो भी जीन्स लेवल पे जो भी वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिल रहा है, जो भी यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, वो स्पेशली आपका म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशन। म्यूटेशन आपने प्रीवियस क्लास में देख ही लिया था। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी जीन्स के अंदर क्या है, कुछ एक्स्ट्रा डिजायर्ड जीन का ऐड होना,
या स्पेशली जो ये यहाँ पर वर्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहा है, ठीक है, ये भी इसमें इन्वॉल्व होता है। प्लस क्रोमोसोमल एब्रेशन यानी क्रोमोसोमल नंबर का इंक्रीज कर जाना, क्रोमोसोम नंबर का डिक्रीज कर जाना, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। तो स्पेशली जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशन, ये तीन चीजें जो है, ठीक है, एब्रेशन की स्पेलिंग जरा ठीक कर लीजिए, ABERRATION, क्रोमोसोम नंबर का घटना और बढ़ जाना, ठीक है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड नेक्स्ट है आपका बेटा नेचुरल सिलेक्शन। ये दो चीजें और भी आती हैं, ठीक है ना, यानी ये 5 फैक्टर्स मैंने इनको लिख रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, 4 फैक्टर जो है आपका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। हर जीव दूसरे जीव से क्या है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट करता है, ठीक है, यानी अगर वो स्पीसीज किसी दूसरे स्पीसीज से रिप्रोडक्शन करना चाहता है, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। इसके लिए प्री जाइगोटिक बैरियर्स, पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स, ये सारी चीजें मैं आपको अगली लेक्चर में बताऊंगा। अभी आप ध्यान दीजिएगा कि वो स्पीसीज अपने स्पीसीज ग्रुप को छोड़ करके किसी दूसरे ग्रुप से क्या है, स्पेशली रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा स्पेशली, तो यहां पर मैंने आपको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और नेचुरल सिलेक्शन, ये दो चीजें हैं। गिव क्या करते हैं ये, तो स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है और नेचुरल सिलेक्शन है, स्पेशली गिव डायरेक्शन टू इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये तीनों चीजें जो है गिव डायरेक्शन टू इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस, यानी जरा ध्यान दीजिएगा, जो भी इवोल्यूशन हो रहा है उसको ये डायरेक्शन देने का काम करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन आपने पढ़ा ही था मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में, नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स भी मैंने आपको बता रखे हैं, डायरेक्शनल और इसके और भी सारे टाइप्स हैं। तो ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और नेचुरल सिलेक्शन, ठीक, ये स्पेशली बेटा क्या करता है, आपके इवोल्यूशन को एक डायरेक्शन देने का काम करता है। बात मेरे समझिएगा, इवोल्यूशन को क्या करता है, ये एक डायरेक्शन देने का काम करता है। इसके अलावा माइग्रेशन और हाइब्रिडाइजेशन, जरा समझिएगा, माइग्रेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, माइग्रेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, समझिएगा, ये दो पॉइंट्स और भी हैं, माइग्रेशन और हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, तो स्पेशली कंट्रीब्यूटिंग इवोल्यूशन, ये भी क्या है, डायरेक्टली जो है कंट्रीब्यूट इन इवोल्यूशन, यानी ये भी इवोल्यूशन में क्या करेगा, अपना इसका अपना एक रोल होगा। यानी मैं आपको बताऊं, ये जो सिंथेटिक थियरी है, इन सिंथेटिक थियरी में 5 फैक्टर्स स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका म्यूटेशन है, दूसरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तीसरा क्रोमोसोमल एब्रेशन, चौथा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और पांचवा नेचुरल सिलेक्शन। यानी ये पांचों मिल करके क्या बनाते हैं, सिंथेटिक थियरी का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा इसमें स्पेशली आपका माइग्रेशन के अलावा आपका हाइब्रिडाइजेशन भी इन्वॉल्व है। अब जरा समझिएगा, स्पेशली जो नियो डार्विनिज्म था, नियो डार्विन थियरी, ठीक है ना, ये मिसनॉमर है किसका, स्पेशली सिंथेटिक थियरी का, ठीक। उसी नियो डार्विन जो थियरी है उसी में थोड़ा सा क्या इंप्रूवमेंट किया गया। एक्चुअल में क्या है, नियो डार्विन जो थियरी थी उसमें उसको फिर म्यूटेशन थियरी के बाद अभी आप पढ़ रहे हो सिंथेटिक थियरी। तो नियो डार्विन थियरी स्पेशली मिसनॉमर है आपके सिंथेटिक थियरी का। मोस्ट एक्सेप्टेड एंड रिसेंट थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये भी ध्यान दीजिएगा, मोस्ट
accepted and recent theory of organic evolution। ठीक है बेटा, ये जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ते हो कि सिंपली जो भी सिंपलेस्ट टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए, देन वो कॉम्प्लेक्स टाइप के जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे अगेन एक प्रिमिटिव टाइप के सेल्स बनाए। ठीक है, फिर पहला सेल बना, पहले सेल के बाद फिर डिवीजन हुआ, फिर यानी प्रोकैरियोट से यूकैरियोट का डेवलपमेंट हुआ, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थियरी है, ठीक है ना, उसकी सबसे एक्सेप्टेड थियरी जो मानी जाती है वो है बेटा स्पेशली सिंथेटिक थियरी। कौन सी थियरी है? स्पेशली सिंथेटिक थियरी। यानी एक बार मैं आपको और रिकॉल कर दूं, वापस जानिएगा सिंथेटिक थियरी। सिंथेटिक थियरी के 5 फैक्टर होते हैं: म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्रोमोसोमल एबरेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और नेचुरल सिलेक्शन। ये पांचों के पांचों सिंथेटिक थियरी के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ऊपर के 3 जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ठीक है, जीन लेवल पे वेरिएशन लाते हैं। ठीक है, ओके, जिससे एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से थोड़ा वेरिएशन पाता है। और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और नेचुरल सिलेक्शन जो है ये स्पेशली क्या है, आपके इवोल्यूशन को एक डायरेक्शन देते हैं कि इवोल्यूशन आगे की तरफ बढ़ता रहे। साथ ही साथ माइग्रेशन और हाइब्रिडाइजेशन को हम भी भूलने वाले नहीं हैं। स्पेशली माइग्रेशन में क्या होता है कि कुछ अलग तरह के पॉपुलेशन से अपने पॉपुलेशन में, ठीक है ना, नए स्पीसीज आते हैं, अपने पॉपुलेशन से कुछ स्पीसीज दूसरे पॉपुलेशन में जाते हैं। ये सारा कुछ क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, ठीक है। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, 2 अलग अलग स्पीसीज के बीच क्या है, क्रॉस करा के हाइब्रिड बनाना। जैसे लाइगर बनाया गया, ठीक है, टाइन बनाया गया, ओके, हेब्रा बनाया गया, ओके, पोमैटो बनाया गया, ओके। तो ये सारी चीजें स्पेशली हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न व्यू ऑफ डार्विनिज्म। ठीक है बेटा, मॉडर्न व्यू ऑफ डार्विनिज्म। ठीक है, कि स्पेशली अगर डार्विन थियरी को देखा जाए तो उसका मॉडर्न व्यू क्या है। ठीक है, तो स्पेशली 2 चीजों का हम यहां जिक्र करेंगे। पहला है बेटा माइक्रो इवोल्यूशन, एंड सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इवोल्यूशन, एंड मैक्रो इवोल्यूशन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइक्रो इवोल्यूशन। ठीक है ना, तो माइक्रो इवोल्यूशन में स्पेशली क्या होता है, तो स्पेशली एलील्स की जो भी फ्रीक्वेंसी है, एलील फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस आते हैं। इसमें अल्टरेशन या डेविएशन होता है। एलील की फ्रीक्वेंसी में क्या आते हैं, स्पेशली चेंजेस आते हैं, या इसमें स्पेशली अल्टरेशन या डेविएशन होता है। अच्छा जी, अभी है कि ये डेविएशन किन किन के कारण होता है, तो पहला कारण बेटा होता है स्पेशली आपका म्यूटेशन। ठीक है, दूसरा कारण आपका होता है नेचुरल सिलेक्शन, जो कि आप पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तीसरा कारण स्पेशली हो सकता है जीन फ्लो। ठीक है बेटा, जीन फ्लो। और फोर्थ हो सकता है स्पेशली आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो कि आगे मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बेटा स्पेशली ये जो 4 कारण होते हैं समझिएगा जरा। ठीक है ना, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये स्पेशली ये 4 कारण हैं। ठीक है ना, 4 रीजंस हैं। ओके, यही 4 रीजंस हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, माइक्रो इवोल्यूशन लाते हैं। माइक्रो इवोल्यूशन का मतलब क्या है, एलील लेवल का जो फ्रीक्वेंसी, एलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें स्पेशली क्या आता है, एलील की फ्रीक्वेंसी में स्पेशली आपके चेंजेस आते हैं, जो क्या करते हैं, कॉजेस डिफरेंसेस बिटवीन पॉपुलेशन। ठीक है, इससे क्या होगा, एलील फ्रीक्वेंसी में जब चेंजेस आएंगे तो ठीक है ना, तो क्या होगा, इससे डिफरेंसेस बिटवीन पॉपुलेशन। तो क्या होगा, स्पेशली पॉपुलेशन जो है, सेम तरह के इंडिविजुअल अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया और एक पर्टिकुलर टाइम में पाए जाते हैं तो वो आपका पॉपुलेशन कहलाता है। तो स्पेशली क्या है, कॉजेस डिफरेंसेस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज।
ठीक है। तो ये एक तरह के स्पीसीज के बीच क्या करता है, डिफरेंसेस लाता है, और डिफरेंसेस लाने के कारण क्या होता है, वहां पर स्पेशली आपका क्या होता है, नए स्पीसीज का ओरिजिन होता है। ठीक है। अगला आता है आपका माइक्रो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ टैक्सा हायर देन स्पीसीज लेवल। यहां देखिएगा, इवोल्यूशन ऑफ टैक्सा, इवोल्यूशन ऑफ टैक्सा हायर देन स्पीसीज लेवल। यानी बेटा अब जरा ध्यान दें, अब जो माइक्रो इवोल्यूशन है ये एक बड़े तरीके का इवोल्यूशन है। यहां पर स्पीसीज लेवल ही नहीं, स्पीसीज लेवल से जब हम थोड़ा ऊपर उठते हैं तो जीनस लेवल, ठीक है ना, ऑर्डर लेवल, फैमिली लेवल तक भी चेंजेस देखने को मिलने लगते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, माइक्रो इवोल्यूशन में जो भी आपको चेंजेस दिख रहे हैं वो एक स्पीसीज लेवल में है। जैसे कोई एक स्पीसीज था, ठीक है, और उस स्पीसीज में अगर माइक्रो इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो उस स्पीसीज में से कुछ ग्रुप अलग हो जाएंगे और वो एक नया स्पीसीज बनाएंगे। तो यहाँ पर स्पीसीज लेवल का डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जो माइक्रो इवोल्यूशन है वहां पर स्पीसीज तो छोड़िए, स्पेशली जीनस, फैमिली, ऑर्डर लेवल तक के आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात मेरी समझ में आई। तो स्पेशली क्या है, ये कॉजेज मेजर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। क्या करता है, ये कॉज करता है मेजर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है। तो बेटा जो ये माइक्रो इवोल्यूशन है, ओके, मॉडर्न व्यू ऑफ डार्विनिज्म में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये क्या करता है, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे बड़े वाले चेंजेस या अल्टरेशन देखने को हमको यहां पर मिलता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। छोटा सा टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा डिटेल में यहां पर नहीं बताऊंगा आपको। पॉपुलेशन जेनेटिक्स ऑब्लिक इवोल्यूशन। ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करते हैं तो कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स का डेफिनेशन होगा स्पेशली स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन। यानी किसी पॉपुलेशन में जो जीन की फ्रीक्वेंसी है, किसी भी पॉपुलेशन में बेटा जो जीन की फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी में जो भी चेंजेस आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेशली पॉपुलेशन जेनेटिक्स का एक नाम देते हैं। अभी हमारा सवाल है कि ये पॉपुलेशन क्या होता है, व्हाट इज पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ऑल इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज फाउंड एट अ पर्टिकुलर एरिया एंड अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। यानी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है ना, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो भी एक तरह के स्पीशीज की जो भी प्रोबेबिलिटी होती है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। ऑल इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, ऑल इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज फाउंड in a particular area, at particular time period, ठीक है। तो जरा समझिएगा, स्पेशली क्या है कि एक तरह के स्पीशीज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पाए जाए उसी को बेटा हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना। वो सारे स्पीशीज एक तरह के होते हैं, और सबसे खास बात क्या होती है कि ये जो स्पेशली स्पीशीज जो होते हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन में पाए जाने वाले जो भी स्पीशीज होते हैं, ठीक है ना, जरा ध्यान दीजिएगा, वो सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकली ओके बेटा, फिजियोलॉजिकली
मॉर्फोलॉजिकली, बिहेवियरली, यानी बिहेवियर से, सेक्सुअली, ठीक है। इसके अलावा एनाटॉमिकली क्या होते हैं, एक्सेट्रा लगा लेना भाई, सेम होते हैं। यानी कि जो एक तरह के पॉपुलेशन में पाए जाने वाले स्पीसीज होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली माने बाह्य रूप प्रदर्शन, बाहर से, यानी इसको जो है फिजिकली भी कह सकते हैं, वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं। फिजियोलॉजिकली उनके बॉडी की जो फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो लगभग सेम होंगे। बिहेवियरली उनका बिहेवियर क्या होगा, एक जैसा होगा। सेक्सुअली भी वो क्या है, उनके जो भी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है ना, मेल के एक जैसे होंगे, फीमेल के एक जैसे होंगे, और वो आपस में मेट भी करते होंगे। एनाटॉमिकली, ठीक है ना, यानी कि स्पेशली बोन बेसिस पे आप देख सकते हो तो भी वो सेम होंगे। यानी कि स्पेशली मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, बिहेवियरली, सेक्सुअली, एनाटॉमिकली वो सेम हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो आपस में मेटिंग करते हैं कि नहीं, ठीक है ना, आपस में मीटिंग करते हैं कि नहीं। अगर वो आपस में मीटिंग करते हैं, ठीक है ना, तो भी हम उनको एक स्पीसीज में रखने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनरली हैव सेम नंबर एंड काइंड ऑफ जीन, सेम नंबर एंड सेम काइंड ऑफ जीन। यानी बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर वो एक तरह के स्पीसीज हैं, एक तरह के पॉपुलेशन में पाए जाने वाले स्पीसीज हैं, ठीक है, तो उनका जो जीन नंबर होगा वो सेम होगा, ठीक है ना, और साथ ही साथ उनका जो प्रकार होगा वो भी सेम होगा। मतलब आप कह सकते हो, यहाँ पर मैंने एक वर्ड मिस कर दिया, ठीक है, लिख सकते हो जेनेटिकली, क्या जेनेटिकली, मतलब ये इसी में चला गया कि अगर एक तरह का पॉपुलेशन में पाया जाने वाला स्पीसीज है तो मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, बिहेवियरली, जेनेटिकली, सेक्सुअली, एनाटॉमिकली, ठीक है ना, सब क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन का एक छोटा सा ही एक व्यू है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ेंगे, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।